अरे संभल कर बेटा। मेट्रो में तेजी से चढ़ती प्रिया के धक्के से आहत बुजुर्ग महिला बोली। प्रिया जल्दी में आगे बढ़ गई। बुजुर्ग महिला को यह बात अखर गई। वे उसके करीब जाकर बोली, बेटा चाहे कितनी भी जल्दी हो पर कभी शिष्टाचार नहीं भूलने चाहिए। तुमने एक तो मुझे धक्का मारकर मेरा चश्मा गिरा दिया, उस पर मेरे कहने के बावजूद मुझसे माफ़ी मांगने के बजाय आंखें दिखा रही हो। अब तो प्रिया ने उन्हें और भी ज़्यादा गुस्से से देखा। मैं जानती हूँ प्रिया को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वह घर की इकलौती लाडली बेटी है, गजब की खूबसूरत और होशियार भी। वह जल्दी नाराज़ होती है तो सामान्य भी तुरंत हो जाती है। उसे किसी की टोका टाकी या ज़ोर से बोलना पसंद नहीं। इसके अलावा उसे किसी से हारना या पीछे रहना भी नहीं भाता। जो चाहती उसे पाकर रहती। मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ, इसीलिए सदैव उसके पीछे रहती हूँ। आगे चलने या रास्ते में आने का प्रयास नहीं करती। मुझे ज़िंदगी ने भी कुछ ऐसा ही बनाया है। बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ को मैं बिल्कुल भी नहीं भाती थी। मैं दिखने में भी खूबसूरत नहीं थी। एक ही उम्र की होने के बावजूद मुझ में और प्रिया में दिन रात का अंतर है। वह दूध सी सफ़ेद, खूबसूरत, नाजुक, बड़ी बड़ी आँखों वाली, और मैं साधारण सी, हर चीज़ में औसत हूँ। जाहिर है पापा की लाडली भी प्रिया ही थी। मेरे प्रति तो वे केवल अपनी जिम्मेदारी ही निभा रहे थे, पर मैंने बचपन से ही अपनी परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया था। मुझे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती, सबकी परवाह करती, पर इस बात की परवाह कभी नहीं करती कि मेरे साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। जिंदगी जीने का एक अलग ही तरीका था मेरा। शायद यही वजह थी कि प्रिया मुझसे बहुत खुश रहती। मैं अक्सर उसकी सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती। आज भी ऐसा ही हुआ। प्रिया को बचाने के लिए मैं सामने आ गई। नहीं नहीं आंटी जी, आप प्लीज़ उसे कुछ मत कहिए। प्रिया ने आपको देखा नहीं था, वह जल्दी में थी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बेटा जब गलती तूने की ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांग रही है? तूने तो उल्टा मुझे मेरा गिरा चश्मा उठा कर दिया। तेरे जैसी बच्चियों की वजह से ही दुनिया में बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान बाकी है, वरना इसके जैसी लड़कियां तो। मेरे जैसी से क्या मतलब है आपका? ओल्ड लेडी, गले ही पड़ गई हो। बुजुर्ग महिला को झिड़कती हुई प्रिया आगे बढ़ गई। मुझे प्रिया की यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने बुजुर्ग महिला को सहारा देते हुए खाली पड़ी सीट पर बैठाया और उन्हें चश्मा पहनाकर प्रिया के पास लौट आई। हम दोनों जल्दी जल्दी घर पहुँचे। प्रिया का मूड ऑफ हो गया था, पर मैं उसे लगातार चीयर अप करने का प्रयास करती रही। मैं सिर्फ प्रिया की रक्षक या पीछे चलने वाली सहायिका ही नहीं थी, वरन उसकी सहेली और सबसे बड़ी राजदार भी थी। वह अपने दिल की हर बात सबसे पहले मुझसे ही शेयर करती। मैं उसके प्रेम संबंधों की एकमात्र गवाह थी। उसे बॉयफ्रेंड से मिलने कब जाना है, कैसे इस बात को घर में सबसे छिपाना है और आने जाने का कैसे प्रबंध करना है, इन सब बातों का ख्याल मुझे ही रखना होता था। प्रिया का पहला बॉयफ्रेंड 8वीं क्लास में उसके साथ पढ़ने वाला प्रिंस था। उसी ने पीछे पड़कर प्रिया को प्रपोज किया था। उसकी कहानी करीब 4 सालों तक चली। फिर प्रिया ने उसे डिच कर दिया। दूसरा बॉयफ्रेंड वर्तमान में भी प्रिया के साथ था। अमीर घर का इकलौता चिराग वैभव, नाम के अनुरूप ही वैभवशाली था। प्रिया की खूबसूरती से आकर्षित वैभव ने जब प्रपोज किया तो प्रिया मना नहीं कर सकी। आज भी प्रिया उसके साथ रिश्ता निभा रही है, पर दिल से उससे जुड़ नहीं सकी है। बस दोनों के बीच टाइम पास रिलेशनशिप ही है। प्रिया की नज़रें किसी और को ही तलाशती रहती हैं। उस दिन हमें अपनी कज़िन की शादी में नोएडा जाना था।
मम्मी ने पहले ही ताकीद कर दी थी कि दोनों बहनें समय पर तैयार हो जाएं। प्रिया के लिए पापा बेहद खूबसूरत नीले रंग का गाउन ले आए थे, जबकि मैंने अपनी पुरानी मरून ड्रेस निकाल ली। नई ड्रेस प्रिया की कमज़ोरी है, इसी वजह से जब भी पापा प्रिया को पार्टी में ले जाना चाहते तो इसी तरह एक नई ड्रेस उसके बेड पर चुपके से रख आते। आज भी प्रिया ने नई ड्रेस देखी तो खुशी से उछल पड़ी। जल्दी से तैयार होकर निकली तो सब दंग रह गए। बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तो तू बहुतों का कत्ल करके आएगी। मैंने प्यार से उसे छेड़ा तो वह मुझे बाहों में भरकर बोली, बहुतों का कत्ल करके क्या करना है? मुझे तो बस अपने उसी सपनों के राजकुमार की ख्वाहिश है, जिसे देखते ही मेरी नज़रें झपकना भूल जाती हैं। ज़रूर मिलेगा मैडम, मगर अभी सपनों की दुनिया से ज़रा बाहर निकलिए और पार्टी में चलिए। क्या पता वहीं कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। पार्टी में पहुंचकर हम मस्ती करने लगे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। अचानक प्रिया मेरी बाँह पकड़कर खींचती हुई मुझे अलग ले गई और कानों में फुसफुसाकर बोली, प्रज्ञा, वह देखो सामने ब्लू सूट पहने मेरे सपनों का राजकुमार खड़ा है। मुझे तो बस इसी से शादी करनी है। मैं खुशी से उछल पड़ी। सच प्रिया, तो क्या तेरी तलाश पूरी हुई? हाँ, प्रिया ने शर्माते हुए कहा। सामने खड़ा नौजवान वाकई बहुत हैंडसम और खुशमिजाज लग रहा था। मैंने कहा, मुझे तेरी पसंद पर नाज है प्रिया। मैं पता लगाती हूँ कि यह है कौन। वैसे तब तक तुझे उससे दोस्ती करने का प्रयास करना चाहिए। वह रुआसी होकर बोली, यार यही तो समस्या है। वह पहला लड़का है जो मुझे भाव ही नहीं दे रहा। मैंने 1-2 बार प्रयास किया पर वह अपने घर वालों में ही व्यस्त है। अरे यार, कुछ लड़के शर्मीले होते हैं। हो सकता है वह दूसरे लड़कों की तरह बोल्ड ना हो, जो पहली मुलाकात में ही दोस्ती के लिए उतावले हो उठते हैं। यार तभी तो यह लड़का मुझे और भी ज़्यादा पसंद आ रहा है। दिल कर रहा है कि किसी भी तरह यह मेरा बन जाए। तू फिक्र मत कर, मैं इसके बारे में सारी बात पता करती हूँ। सारी कुंडली निकलवा लूँगी। मैंने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। जल्द ही कोशिश करके मैंने उस लड़के से जुड़ी काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर ली। वह हमारी कज़िन के फ्रेंड का भाई था। उसका नाम मयूर था। वह कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, क्या पसंद है, घर में कौन कौन है, जैसी बातें मैंने प्रिया को बता दी। प्रिया ने फेसबुक, लिंक्डइन जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर उस लड़के के बारे में और भी जानकारी ले ली। प्रिया ने फेसबुक पर मयूर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी, पर उसने स्वीकार नहीं की। अब तो मैं अक्सर देखती कि प्रिया उस लड़के के ही ख्यालों में खोई रहती है, उसी की तस्वीरें देखती रहती है या उसकी डिटेल्स ढूंढ रही होती है। मुझे समझ में आ गया कि प्रिया को उस लड़के से वास्तव में प्यार हो गया है। एक दिन मैंने यह बात पापा को बता दी और आग्रह किया कि वे उस लड़के के घर प्रिया का रिश्ता लेकर जाएं। पापा ने उसके परिवार वालों से बात चलाई तो पता चला कि वे लोग भी मयूर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। पापा ने अपनी तरफ से प्रिया के लिए उन्हें प्रपोजल दिया। रविवार के दिन मयूर और उसके परिवार वाले प्रिया को देखने आने वाले थे। प्रिया बहुत खुश थी। अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर वह तैयार हुई। मैंने बहुत जतन से उसका मेकअप किया। मेकअप करके बालों को खुला छोड़ दिया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मगर आज पहली दफ़ा प्रिया मुझे नर्वस दिखाई दे रही थी। जब प्रिया को उनके सामने लाया गया तो मयूर और उसकी माँ एकटक उसे देखते रह गए। मैं भी पास ही खड़ी थी। मयूर ने तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी माँ ने बगैर किसी औपचारिक बातचीत के जो कहा उसे सुनकर हम सब सकते में आ गए। लड़के की माँ ने कहा,
खूबसूरती और आकर्षण तो लड़की में कूट कूट कर भरा है, मगर आगे कोई बात की जाए उससे पहले ही क्षमा मांगते हुए मैं यह रिश्ता अस्वीकार करती हूँ। प्रिया का चेहरा उतर गया। पापा भी इस अप्रत्याशित इनकार से हैरान थे। अजीब मुझे भी बहुत लग रहा था। आखिर प्रिया जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़की को पाना किसी के लिए भी हार्दिक प्रसन्नता की बात होती, और फिर प्रिया भी तो इस रिश्ते के लिए कितनी उत्साहित थी। पापा ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से पूछा, इस इनकार की वजह तो बता दीजिए। आखिर मेरी बच्ची में कमी क्या है? लड़के की माँ ने बात बदली और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे यह लड़की पसंद है। यदि आप चाहें तो मैं इसे अपनी बहू बनाना पसंद करूंगी। आप घर में बात करके जब चाहें अपना जवाब दे देना। पापा ने उम्मीद के साथ मयूर की ओर देखा तो वह भी हाथ जोड़ता हुआ बोला, अंकल, जैसा मम्मी कह रही हैं मेरा जवाब भी वही है। मैं भी चाहूँगा कि प्रज्ञा जैसी लड़की ही मेरी जीवन साथी बने। प्रिया रोती हुई अंदर भाग गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। उन्हें विदा कर मम्मी पापा भी जल्दी से प्रिया के कमरे में आ गए, मगर प्रिया किसी से भी बात करने को तैयार ही नहीं थी। रोती हुई बोली, प्लीज़ आप लोग बाहर जाएं, मैं अभी अकेली रहना चाहती हूँ। हम सब बाहर आ गए। इस समय मेरी स्थिति अजीब हो रही थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। कसूरवार ना होते हुए भी आज मैं सबकी आंखों में चुभ रही थी। मम्मी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी तो प्रिया भी नज़रें चुरा रही थी। मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। अगली सुबह भी प्रिया बहुत उदास दिखी। उसकी नज़रों में दोषी मैं ही थी और यह बात सहन करना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने तय किया कि मैं मयूर के घरवालों के इनकार की वजह जान कर रहूँगी। प्रिया को छोड़कर उन्होंने मुझे क्यों चुना, जबकि प्रिया मुझसे लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है, होशियार है। मैं तो कुछ भी नहीं। बात की तह तक पहुंचने का फैसला कर मैं मयूर के घर पहुंच गई। बहुत आलीशान और खूबसूरत घर था उनका। मेहरी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। घर बहुत करीने से सजा था। मैं ड्राइंग रूम का जायज़ा ले रही थी कि तभी बगल के कमरे से चश्मा पोंछती हुई बुजुर्ग महिला निकली। मुझे उन्हें पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। यह तो मेट्रो वाली वही बुजुर्ग महिला थीं जिनका चश्मा कुछ दिन पहले प्रिया ने गिरा दिया था। मैंने उन्हें चश्मा उठाकर दिया था। मुझे सहसा सारी बात समझ में आने लगी कि क्यों प्रिया को रिजेक्ट कर उन्होंने मुझे चुना। सामने से मयूर की माँ निकली। मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या पूछने आई है। शायद तुझे अपने सवाल का जवाब मिल भी गया होगा। दरअसल उस दिन मेट्रो में मैं भी वहीं थी और सब कुछ अपनी नज़रों से देखा था। खूबसूरती, रंग रूप, धन, इन सब से ऊपर एक चीज़ होती है और वह है संस्कार। हमें एक सभ्य और व्यवहार कुशल बहू चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैंने आगे बढ़कर दोनों के पांव छूने चाहे पर अम्मा जी ने मुझे गले से लगा लिया। घर पहुंची तो प्रिया ने पहले की तरह रूखेपन से मेरी तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गई। मैं उसके पास जाकर धीरे से बोली, कल के इनकार की वजह जानने मैं मयूर के घर गई थी। तुझे याद है वे बुजुर्ग महिला जिनका चश्मा मेट्रो में तेरी टक्कर से नीचे गिर गया था? दरअसल वे बुजुर्ग महिला मयूर की दादी हैं और इसी वजह से उन्होंने तुझे ना कह दिया। पर तू परेशान मत हो प्रिया, तेरी पसंद के लड़के को मैं कभी अपना नहीं बनाऊंगी। मैं ना कहकर आई हूँ। प्रिया खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में रूखेपन की जगह बेचारगी और अफसोस ने ले ली थी। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद वह धीरे से उठी और मुझे गले लगाती हुई बोली, पागल है क्या? इतने अच्छे रिश्ते के लिए कभी ना नहीं करते। मैं करवाऊंगी मयूर से तेरी शादी। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी तो वह मुस्कुराती हुई बोली, आज तक तू मेरे लिए जीती रही है। आज समय है
कि मैं भी तेरे लिए कुछ अच्छा करूं। खबरदार जो ना कहा। मेरे दिल पर पड़ा बोझ हट गया था। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।